हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे। उम्मीद करता हूं भाई तुम्हारी नीट की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही हो। और आज हम लोग पराक्रम बैच में 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर का लेक्चर नंबर 04 करने वाले हैं। तो देखो यार, गैल्वेनिक सेल, हेलो कृष, हेलो हेलो हेलो। गैल्वेनिक सेल का अधिकतम पोर्शन देखो कंप्लीट हो गया है। गैल्वेनिक सेल में हमने क्या क्या समझ लिया है, सेल क्या होती है, हाफ सेल क्या होता है, पोटेंशियल कैसे आता है, सेल का पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन का यूज कैसे होता है, राइट। गुड मॉर्निंग समीना, गुड मॉर्निंग। नर्स्ट इक्वेशन का यूज कैसे होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझी थी। तो आज हम उसी चीज को थोड़ा सा समझेंगे और थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन में थोड़ा क्वेश्चन होने वाला है। देन उसके बाद हम जो सेकंड पोर्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद है। नहीं याद है तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबको याद है या नहीं याद है, पता है क्या होती है, राइट। इसमें हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को उनके एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जिसमें सबसे टॉप पे मिलता है लिथियम, जिसका एसआरपी सबसे कम कहा जाता है। बीच में कहीं मिलता है हाइड्रोजन, जिसका एसआरपी 0 है। अंत में मिलता है फ्लोरीन, जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एसआरपी सबसे ज्यादा है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। गुड मॉर्निंग राहुल तिवारी, गुड मॉर्निंग मिथुन। सब बढ़िया है, सब बढ़िया। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि भाई पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो काम उतना आसान होगा। स्पॉन्टेनिटी दिखाता है पोटेंशियल का ज्यादा होना। तो पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा काम उतना आसान होगा। अगर रिडक्शन का पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन आसान होगा। अगर ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन आसान होगा, राइट। रिडक्शन का ज्यादा है तो रिडक्शन आसान होगा, ऑक्सीडेशन का ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन आसान होगा। तो इन्हीं सब बातों से हमने कुछ फैक्ट बना लिए थे। रिडक्शन का ज्यादा पोटेंशियल तो रिडक्शन आसान, रिडक्शन का पोटेंशियल कम तो ऑक्सीडेशन का ज्यादा तो ऑक्सीडेशन आसान। और इन्हीं से सारी बातें डिसाइड करते हैं। अगर पूछा जाए रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर के लिए रिड्यूसिंग पावर के लिए ऑक्सीडेशन आसान होना चाहिए, तो हम ऊपर जाएंगे। अगर पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर तो उसके लिए रिडक्शन आसान होना चाहिए, तो नीचे की डायरेक्शन में सोचेंगे। एनोड ऊपर की तरफ, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड नीचे की तरफ, कैथोड पे रिडक्शन होता है। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन क्या करेगा, सारी बातें इन दो बातों से बताई जाती हैं। हेलो कृष्णा, कृष्णा बेटा हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल खत्म हो चुका है। गैल्वेनिक सेल के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फैराडे लॉ स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग श्रेया राजपूत, गुड मॉर्निंग। क्लियर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर समझ में आ गया तो इसके दो चार क्वेश्चन दिखाता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में भी दिए थे, तो फटाफट इसका आंसर देखेंगे, फटाफट इसका आंसर बताओगे तुम लोग। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें नीट में दिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड। डेटा गिवन होगा, 99% टाइम डेटा गिवन होगा, और जो 1% टाइम नहीं गिवन होगा वो कॉमन चीजों का होगा, वो कॉमन चीजों का होगा। रिड्यूसिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर, कभी भी डायरेक्ट रिजल्ट पे मत जाओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है कि सर कब ज्यादा देखना है कब कम देखना है, तो कभी भी डायरेक्ट मत जाओ, सीरीज देख लो पहले। सीरीज में सबसे ज्यादा निगेटिव यानी सबसे कम किसका है, पोटेशियम का। पोटेशियम के बाद हमें मिलेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मिलेगा क्रोमियम, के बाद मिलेगा सिल्वर। बस इतना कर लो कि भाई ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन आसान, नीचे वाले का रिडक्शन आसान। एसआरपी ज्यादा तो रिडक्शन आसान, एसआरपी कम तो ऑक्सीडेशन आसान। मैं बढ़िया हूं क्लब, मैं बढ़िया हूं। बस रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, रिड्यूसिंग पावर के लिए ऑक्सीडेशन, सबसे ज्यादा पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सिल्वर। आंसर आ गया ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रेया।
ऑप्शन बी आ गया आंसर। चलो ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए है एक्स वाई जेड के, रिड्यूसिंग पावर बतानी है इन मेटल्स की, रिड्यूसिंग पावर बतानी है इन मेटल्स की। एक्स वाई जेड दिए, देखो सबसे ज्यादा कम किसका, जेड का, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई। इजी ऑक्सीडेशन ऊपर, इजी रिडक्शन नीचे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये चीज मिलेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी तो ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो हमें चाहिए रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर के लिए ऑक्सीडेशन आसान, ऑक्सीडेशन आसान तो जेड एक्स वाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट। रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन इजी। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, जेड की, फिर एक्स की, फिर वाई की, जेड की, फिर एक्स की, फिर वाई की। हाँ ठीक है, क्लियर सबको, सबको क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या गया बच्चों, देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा सोचने वाले, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा सोचने वाले। आयरन, आयरन, आयोडीन और आयोडीन सब कुछ है हमारे पास। आयरन का इतना है, आयोडीन का इतना है, किसका ज्यादा है किसका कम है, आयोडीन का कम है, तो आयोडीन वाला पेयर ऊपर, आयरन वाला पेयर नीचे। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन आसान, नीचे वाले का रिडक्शन आसान। ऊपर वाला ऑक्सीडेशन आसान तो एनोड बनेगा, नीचे वाला रिडक्शन आसान तो कैथोड बनेगा। अब तुम चाहो तो सिर्फ इतने से ही आंसर निकाल लो, तुम चाहो तो सिर्फ इतने से ही आंसर निकाल लो कि भाई I2 का ऑक्सीडेशन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, I माइनस का ऑक्सीडेशन होगा और आयरन का रिडक्शन होगा, आयरन का रिडक्शन होगा। या तुम एनोड कैथोड को आइडेंटिफाई कर लिया तो रिएक्शन लिख लो, एनोड कैथोड को अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो रिएक्शन लिख लो। क्या सबको क्लियर है क्वेश्चन, क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इसका आंसर तुम्हें बताना है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बताना है। और इसको अगर बता लेगा तो इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए चैलेंज होगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन नीट के बच्चों के लिए चैलेंज होगा। इसका आंसर बताना है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? बहुत सोच समझ के बताना, बहुत सोच समझ के। इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? कृष्णा कह रहा है ऑप्शन सी, आईएल फैन क्लब ऑप्शन सी। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। सबसे ज्यादा देखो नेगेटिव लिथियम का है। मैं तो देखो डायरेक्टली नहीं कर पाता हूं, तुम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो डायरेक्टली कर लेते हो, मैं तो भाई एक एक लाइन लिख के ही कर पाता हूं। बेरियम, बेरियम के बाद अच्छा ऑर्डर में ही दिया है, ऑर्डर में ही दिया देखा, सोडियम, मैग्नीशियम। ऊपर वाले का इजी ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का कंपैरेटिवली इजी रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी खुद का क्या होना है, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी खुद का क्या होना है, रिडक्शन। तो इनमें सबसे पावरफुल कौन बनेगा, मैग्नीशियम। सबसे पावरफुल कौन बनेगा, मैग्नीशियम। सी तो नहीं आया, सी तो नहीं आया, सी तो नहीं आया भाई, बी आया। सी तो नहीं आया, बी आया। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? क्लियर है तो फटाफट बताओ यार, थम्स अप दे दो एक अगर क्लियर है तो। समझ में आ गया? अगर पूछते सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो आंसर लिथियम होता। सोडियम तो कहीं से भी नहीं आ रहा है सीरीज में। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। सबको क्लियर है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये तुम्हारे लिए भाई चैलेंज है, ये तुम्हारे लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा नीट से ऊपर उठ के सवाल है, लेकिन ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देगा। कहां बी लिखा था सालों पहले, फैन क्लब सालों पहले बी लिखा था क्या? वो आंसर आज कंसीडर करना था सर। ऐसा तो नहीं था कि भाई सालों पहले बी लिख दिया था सर, वो 2023 में जब आप इस दिन क्लास लोगे तब का आंसर अभी से बता दे रहा हूं, भविष्यवाणी। बच्चों ये तुम्हारे लिए चैलेंज है, ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम मान के चलो। इसका आंसर देखते हैं कौन सही बताता है, इसका आंसर देखा जाए कौन सही बताता है।
क्वेश्चन वैसा ही है, बट कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग नहीं होंगे, बेसिक नहीं आता होगा तो गलत कर दोगे, बेसिक नहीं आता होगा तो गलत कर दोगे, बेसिक नहीं आएगा तो गलत कर दोगे। आया कुछ आंसर इसका? कुछ आया? देखो पहली गलती कहां हो सकती है? पहली गलती ये पहचानने में हो जाएगी कि भाई ये रिडक्शन का पोटेंशियल नहीं दिया है, ये ऑक्सीडेशन का दिया है। ये जो पोटेंशियल दिया है ये ऑक्सीडेशन का, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है। या तो अगर हमने जो भी पढ़ा समझा है वो रिडक्शन के लिए समझा है, जो भी हमने पढ़ा है समझा है रिडक्शन के लिए समझा है, सेम वैसे ही हम यहां सोच सकते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल ज्यादा तो ऑक्सीडेशन आसान, रिडक्शन का पोटेंशियल ज्यादा तो रिडक्शन आसान। या फिर हम इसको बदल लेते हैं रिडक्शन वैल्यू में, हम इसको रिडक्शन वैल्यू में बदल लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव रिडक्शन में पॉजिटिव, निगेटिव रिडक्शन में पॉजिटिव, साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। क्लियर है? सबसे पहली गलती ये हो सकती थी क्वेश्चन में कि तुमने यही नहीं सोचा कि सर जो ये पोटेंशियल गिवन है ये ऑक्सीडेशन का गिवन है, और तुमने यहां पे रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा के गड़बड़ कर दी। दूसरी बात यहां पे अगर आओ तो जिसका पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन आसान, जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन आसान, उसका रिडक्शन आसान। जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन आसान, जिसका पोटेंशियल कम, जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन आसान, रिडक्शन के पोटेंशियल से देखते हैं, और जिसका पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन आसान। लेकिन बातें कब होती है? जब हम रिडक्शन के पोटेंशियल को देखते हैं। हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा जिसका रिडक्शन आसान है, जिसका रिडक्शन आसान है। अब आओ, यानी जो पेयर मिला वो मिला Fe+2 Fe+3, ये पेयर मिला, ये पेयर मिला, ये पेयर बनेगा इन दोनों में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबको क्लियर है इतनी बात? अब इसी टाइप के क्वेश्चन में एक और जगह गलती होती है कि भाई ऑप्शन में दोनों है, आयरन भी है, आयरन 3+ भी है, 2+ भी है, इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बनेगा? जिसका खुद का रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा? +3 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया फैन क्लब, बहुत बढ़िया। क्या सबको समझ में आया कि यहां पे हमें एक और बात देखनी थी कि भाई ऑप्शन में आयरन +3 और आयरन +2 दोनों है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बनेगा जिसका रिडक्शन हो सकता है, यानी Fe3+ बनेगा, Fe2+ नहीं बनेगा, क्योंकि ये पेयर बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पेयर बनता है रिड्यूसिंग एजेंट। पेयर में सोचा जाता है झुकेगा नहीं। तो सही बात है आयल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैलेंजर प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो भाई फायर तो है, भाई फायर तो है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये वाला है, हमें इस रिएक्शन का E0 निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप की रिएक्शन में अगर देखें तो +2 का रिडक्शन, +2 का ऑक्सीडेशन, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जहां पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, इस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो। तो अगर देखा जाए तो यहां पे जो एनोड बनेगा ऑक्सीडेशन वाला, एनोड बनेगा Mn से ऑक्सीडेशन होके 3+, कैथोड भी Mn का ही बनेगा लेकिन रिडक्शन वाला बनेगा, कैथोड बना रिडक्शन वाला, कैथोड बना रिडक्शन वाला, एनोड बना ऑक्सीडेशन वाला। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, सच में आज तो फायर हो रखे हो। कहां खा के आए हो सुबह?
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इन द फॉर्म, बोथ इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन। ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन सा है, प्लस टू जीरो, रिडक्शन वाला -1.18, माइनस एनोड कौन सा, एनोड 2 और 3 वाला है, ये एनोड पेयर है, ये कैथोड पेयर है। एनोड वाला रिडक्शन में चाहिए, ऑक्सीडेशन में गिवन है, साइन बदल देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, तो ये आ गया -2.69। क्योंकि माइनस का आ रहा है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, माइनस का आ रहा है इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बाकी तो हो रखे, चलो सही है। चलो एक ये छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ई नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी रिलेशन सिखा दूं। रिलेशन बताया था, ई नॉट गिवन है एक सेल के लिए 1.10 वोल्ट, और कहा गया इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। सेल की रिएक्शन है, सेल की रिएक्शन है, क्या रिलेशन होता है कि सर ई नॉट बराबर 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। तो यहां से देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे यहां से निकालो, चाहे एनोड से निकालो, चाहे कैथोड से, सेम आएंगे, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये गिवन है 1.1, इसको 0.06 मान लेते हैं लगभग, तो लॉग के इक्विलिब्रियम आ जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाय 0.06, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, लगभग 40 के आसपास, तो के आ जाएगा। लॉग उधर जाके एंटी लॉग बनता है, तो एंटी लॉग बनने का मतलब 10 टू द पावर 40 के आसपास लगभग। कौन सा है 10 टू द पावर 40? ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी। ना ना इस बार गड़बड़ हो गई, ऑप्शन डी। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन बच्चों तुम्हें गैल्वेनिक सेल के सेक्शन में मिलेंगे। नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन, डेल्टा जी का रिलेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन। और इस सारे क्वेश्चन में अगर तुम रिएक्शन को समझ पाओगे तो क्वेश्चन आसानी से हो पाएंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हो गई, या नॉर्मल एनोड कैथोड पहचान के रिएक्शन हो गई, ऐसे क्वेश्चन ही मिलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस पे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस रिवर्स है, ये सेल का दूसरा टाइप है, या गैल्वेनिक सेल के बाद इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन है। वो सेक्शन जहां पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल एनर्जी नहीं मिल पा रही है, और इसको करवाने के लिए हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, और उसकी वजह से ये रिएक्शन हो गई। यही तो होता है, राइट, कि जहां पे भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, उन डिवाइसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जिन डिवाइसेस में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं उनको कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस होती हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इन सेल का जो डेल्टा जी नॉट है वो पॉजिटिव होगा, या सेल पोटेंशियल, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो सेल पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चीजों को ब्रेक किया जाता है। जैसे वाटर में अगर तुम करंट पास कर दो तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ऐसा तो है नहीं वाटर अपने आप रिएक्शन कर जाएगा, वाटर अपने आप रिएक्शन तो करेगा नहीं, वाटर में करंट पास करेंगे तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसमें वोल्टेज अप्लाई करके रिएक्शन करवाई गई। तो जिस भी डब्बे के अंदर ये रिएक्शन होगी उस डब्बे को कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इस रिएक्शन को कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। थोड़ा सा ऑर्गेनिक में भी देख लेते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां भी ये मिल जाता है। तो ये भी ऐसा नहीं कि कार्बोक्सिलिक सॉल्ट अपने आप टूट जाएगा, यहां भी हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करनी पड़ेगी।
तो जब भी बच्चों हम किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कराते हैं, उन रिएक्शंस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक करना। और जहां पे रिएक्शन होती है उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आओ, अब इसको यहां समझो। बहुत बेसिक डिजाइन ऐसा है कि एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड हमने डिप कर दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हमने डिप कर दिए, इसमें एक सॉल्यूशन भर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्योंकि चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कंस्ट्रक्शन तो सिमिलर ही होगा। हर जगह जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, गैल्वेनिक सेल में भी रेडॉक्स रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसका अपोजिट है, उसमें भी जो रिएक्शन है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी, यानी आयंस के बीच की रिएक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। फिर हमने यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा, एक बात पे नोटिस करना तो तुम्हें कभी डाउट नहीं आएगा जो आने वाला है आगे। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बहुत सारे कैटायन हैं और सिमिलरली बहुत सारे एनायन हैं, बहुत सारे कैटायन और बहुत सारे एनायन यहां पे भरे हुए हैं। बस एक बात पे नोटिस कर लेना तो ये डाउट कभी नहीं आएगा जो हमेशा आ जाता है कि अभी जो रिएक्शन है वो नहीं हो पा रही है। गैल्वेनिक सेल में अपने आप ऑक्सीडेशन हुआ था, अपने आप ये नेगेटिव हो गया था, अपने आप यहां पे रिडक्शन हुआ था और अपने आप ये पॉजिटिव हो गया था। गैल्वेनिक सेल में चार्ज अपने आप आता है, अंतर समझना, वरना ये कंफ्यूजन होता है, सब प्लस से जुड़ा है तो माइनस होना चाहिए। गैल्वेनिक सेल में चार्ज अपने आप आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चार्ज हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी इस रॉड पे कोई चार्ज नहीं है। हां, जब हम इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, अगर इनके बीच में एक बैटरी लगा दें, तो जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे बैटरी इसको चार्ज दे देगी, बैटरी इसको चार्ज दे सकती है। तो कुछ बच्चों को ये डाउट आता है, क्या डाउट आता है वो भी बता रहा हूं। उनको ये डाउट आता है सर ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव होना चाहिए, ये डाउट आ जाता है कि जो पॉजिटिव से जुड़ा है वो नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन सोचो, इस पे चार्ज था नहीं, इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, जो पॉजिटिव से जुड़ा बैटरी ने चार्ज दिया। तो एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज मिलता है, नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज। तो बैटरी के पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव हो गया और बैटरी के नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव हो गया। तो चार्ज फ्लो किसने करवाया? चार्ज बैटरी ने फ्लो करवाया। चार्ज किसने फ्लो करवाया? चार्ज बैटरी ने फ्लो करवाया। क्लियर है सबको? सबको समझ में आई बात? अब देखो कि जो भी चार्ज फ्लो किया उसकी वजह से नेगेटिव वाला पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव वाले जाएंगे उस टर्मिनल पे जिसके पास नेगेटिव ज्यादा है, जिसके पास नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं आयन डिपोजिशन, कि कैटायन जाके डिपॉजिट हो गया, कैटायन जाके डिपॉजिट हो गया। ऐसे ही पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ बुलाएगा नेगेटिव आयन को। पॉजिटिव टर्मिनल किसको खींचेगा? नेगेटिव आयन को खींचेगा। तो हर आयन अपने अपने टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो नेगेटिव वाला अपने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को दे देगा। तो देखो दोनों डिपॉजिट हो गए, नेगेटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। तो कैटायन रिड्यूस कर रहा है, एनायन ऑक्सीडाइज कर रहा है। जहां रिडक्शन होता है उसी को तो हम कैथोड बोलते आ रहे हैं। एक्चुअल में जो नाम है वो इससे दी गई। ये डिजाइन साइंटिस्टों को तब से पता है जब से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, उससे पहले का डिजाइन है ये। मतलब ये रिएक्शंस होती हैं, इस बारे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी से पहले से पता है।
तो ये नाम पहले दिए गए कि जिस डायरेक्शन में कैटायन जा रहा है भाई उस डायरेक्शन को बोल दो कैथोड। जिस डायरेक्शन में कैटायन जा रहा है उस डायरेक्शन को बोल दो कैथोड। जिस डायरेक्शन में एनायन जा रहा है उस डायरेक्शन को बोल दो एनोड। तो कैटायन पे देख लो रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए डेफिनेशन आई कैथोड वो जगह है जहां रिडक्शन होता है। एनायन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए डेफिनेशन आई एनोड वो जगह जहां ऑक्सीडेशन होता है। उसी बात को हमने जनरलाइज कर लिया गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों में कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो नाम कैसे दिया गया वो भी अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सर नाम दिया गया डायरेक्शन को देख के। जिधर एनायन जा रहा है वो एनोड है और जिधर कैटायन जा रहा है वो कैथोड है। और गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिव था बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह से बने हैं। दोनों अलग अलग तरह से बने, ये बना है बैटरी से कनेक्ट होने की वजह से और वो बना था ऑक्सीडेशन होने की वजह से। वहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे इसलिए माइनस चार्ज आया था गैल्वेनिक सेल में। यहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हुए, यहां पे बैटरी ने पोलैरिटी दी है। तो यहां का एनोड पॉजिटिव है, वहां का एनोड नेगेटिव था। यहां का कैथोड नेगेटिव है, वहां का कैथोड पॉजिटिव था। तो दोनों टाइप की सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में, एनोड और कैथोड पे प्रोसेस सेम होती है। प्रोसेस सेम होती है लेकिन एनोड और कैथोड की पोलैरिटी डिफरेंट होती है। एनोड और कैथोड की पोलैरिटी डिफरेंट होती है। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? क्या सबको ये बात समझ में आ गई? और हमेशा हम ये देखेंगे मोस्टली जो डिपोजिशन होगा वो अपनी न्यूट्रल मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे अगर मान लो Na+ कैटायन का डिपोजिशन, अब ये डायरेक्टली याद रख सकते हो कि सर कैटायन डिपॉजिट होगा तो कैथोड पे ही होगा। कैटायन डिपॉजिट होगा तो कैथोड पे ही होगा, कोई सा भी कैटायन हो, चाहे मेटल का चाहे नॉन मेटल का, सबके सब न्यूट्रलाइज होंगे और अपने नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे। जैसे H+ H2 में गया, H एटम नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म H2 है। H+ H एटम बना भी सकता है लेकिन उसके बाद कई सारे H एटम अपने आप कंबाइन करके H2 गैस बना लेंगे। मैं भी बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ये बैलेंस नहीं है, यहां 2 लगेगा, बैलेंस नहीं कर रहा हूं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ये देखोगे कि ज्यादातर चीजें अपनी न्यूट्रल मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिपॉजिट होंगी। ज्यादातर चीजें अपनी न्यूट्रल मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिपॉजिट होंगी। OH- का ऑक्सीडेशन करोगे तो O2 गैस बनेगी, ठीक है। SO4 जब डिपॉजिट होता है H2O8 2- H2O8 2- में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीडाइज हुआ है लेकिन यहां पे क्या हुआ है ये अभी हम सोचेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या ऑक्सीडाइज हुआ है ये सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ऐसे अलग अलग आयन ऑक्सीडाइज होते हैं। मान लो F- है तो वो ऑक्सीडाइज होगा F2 में। तो ये ज्यादातर जगह, यहां 1-2 जगह को छोड़ के ज्यादातर जगह तुम ये बात नोटिस करोगे कि जो भी आयन डिपॉजिट हो रहा है वो अपनी न्यूट्रल मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिपॉजिट होता है, ठीक है। अपनी न्यूट्रल मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिपॉजिट होता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कि कहां पे क्या डिपॉजिट होगा। समझना, फैराडे लॉ तुम सबने सुने होंगे बच्चों, फैराडे भैया के नियम सबने सुने होंगे। फैराडे भैया तब आए थे, अगेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी से पहले फैराडे भैया थे। फैराडे भैया ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया वही आगे चल के कैथोड रे ट्यूब बनी, उसी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और उसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी हुई। तो फैराडे भैया एक्सपेरिमेंट करके बहुत पहले चले गए थे, माइकल फैराडे। इनके एक्सपेरिमेंट को ऐसा समझेंगे, देखो क्या क्या बातें हमें पहले से पता है। मान लेते हैं M उसका मोलर मास है, उसका किसका, जिसकी बात करेंगे। F हमें पता है 96,500 लगभग कूलाम पर मोल, ये होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना अमाउंट का चार्ज होगा जिसको फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। ये फिजिक्स के फैराडे से अलग है, कैपेसिटर से अलग है।
हाँ बेटा फैराडे लॉ बनाते हैं, फैराडे लॉ को बनाते हैं, ठीक है। और एक और छोटी सी बात तुमने सुनी होगी, एन फैक्टर, जिसको क्या कहते हैं, क्या होता है ये अभी समझेंगे, ठीक है। हाँ आईएल बेटा बनाते हैं, जल्दी आ जाएगा। मान ले कैटायन है जिसपे एक्स पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझना, ये समझ लिया तो फैराडे लॉ के सारे क्वेश्चन बहुत आसान। एक कैटायन है जिसपे एक्स पॉजिटिव चार्ज है, इसने एक्स इलेक्ट्रॉन लिए और डिपॉजिट हो गया ए के न्यूट्रल फॉर्म में, ए में डिपॉजिट हो गया, ए में डिपॉजिट हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल ए को डिपॉजिट करने के लिए, 1 मोल ए को डिपॉजिट करने के लिए, सेम बात फैराडे ने बता दी थी इलेक्ट्रॉन को सोचे बिना, 1 मोल ए को डिपॉजिट करने के लिए हमें एक्स मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक्स मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी को अब आगे बस बढ़ाते जाएंगे। 1 मोल ए का मतलब 1 मोल के मास को ही एम बोलते हैं, एम ग्राम ए को डिपॉजिट करने के लिए हमें एक्स मोल, 1 मोल पे चार्ज है फैराडे का, 2 मोल पे चार्ज है 2 फैराडे का, 3 मोल पे चार्ज है 3 फैराडे का, तो एक्स मोल पे चार्ज कितना होगा, एक्स मोल पे कितना चार्ज होगा, एक्स फैराडे, एक्स फैराडे, इतने कूलाम का चार्ज चाहिए, इतने कूलाम का चार्ज चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एम ग्राम, 1 मोल ही तो एम ग्राम है, मोलर मास, एम ग्राम के लिए एक्स फैराडे है, तो भैया 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम ए के डिपोजिशन के लिए दोनों तरफ एम से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ एम से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया एक्स फैराडे डिवाइडेड बाय एम। इतने अमाउंट का चार्ज चाहिए, इतने अमाउंट का चार्ज चाहिए। डेरिवेशन बस समझ लो, तुमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इस डेरिवेशन से तुम्हें फैराडे लॉ बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा और बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए डेरिवेशन करवा रहा हूं। तो अगर W ग्राम डिपॉजिट करना है, M ग्राम के लिए इतना था, तो 1 ग्राम के लिए हमने M से डिवाइड कर दिया, W ग्राम डिपॉजिट करना है तो दोनों तरफ W से मल्टीप्लाई कर दो। W ग्राम A को डिपॉजिट करने के लिए हमें चाहिए होगा W मल्टीप्लाइड बाय एक्स फैराडे बाय मोलर मास, इतना अमाउंट चार्ज का चाहिए होगा, इतना अमाउंट चार्ज का चाहिए होगा। इस बात पे बस फोकस कर लो, इतना अमाउंट चार्ज चाहिए W ग्राम को खत्म करने के लिए या W ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए। तो हमें क्या मिल गया, W ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, W ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए चार्ज चाहिए Q, कितना चार्ज चाहिए, W एक्स एफ बाय एम, W एक्स एफ बाय एम। मैं क्या करने वाला हूं, मैं F को एक तरफ करूंगा, बाकी सबको एक तरफ, तो ये आ गया Q बाय एफ बराबर X इंटू डब्ल्यू बाय एम, X इंटू डब्ल्यू बाय एम, बस बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, X क्या है, X क्या है, 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, X क्या है, 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यही हमारा एन फैक्टर डिफाइन होता है। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर होता है कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बाय 1 मोल। 1 मोल से जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वही होता है एन फैक्टर। तो 1 मोल से जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वही है एन फैक्टर, यानी ये जो एक्स है ये एक्चुअल में एन फैक्टर है, एक्स एक्चुअल में क्या है, एन फैक्टर है। W बाय एम की बात करो तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये दिखाता है मोल, गिवन मास बाय मोलर मास क्या दिखाता है, मोल दिखाता है। तो अपनी इक्वेशन बन गई एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल डिपॉजिटेड, जितने भी मोल डिपॉजिट हो रहे हैं, इज इक्वल टू Q बाय एफ, इज इक्वल टू Q की जगह लिख सकते हैं करंट मल्टीप्लाइड बाय T बाय एफ। दिस इज योर फैराडेज लॉ। फैराडे के दोनों लॉ इसके अंदर समअप है,
हम इसे एनसीईआरटी वाले वर्जन से नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वाले वर्जन में थोड़े से हम सिर्फ मास पे जा सकते हैं। इसको हम ले गए मोल में। अगर मोल में ले गए, इसका मतलब यहां पे मोलैरिटी ला सकते हो, मास ला सकते हो, गैस की वॉल्यूम ला सकते हो, नंबर ऑफ एटम ला सकते हो, नॉर्मेलिटी, मोल से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी ला सकते हो, स्टोशियोमेट्री भी ला सकते हो। तो बेसिकली मोल के टर्म में आके ये लॉ ज्यादा जनरलाइज है। फैराडे का फर्स्ट लॉ भी इसी के अंदर है, फैराडे का सेकंड लॉ भी इसी के अंदर है। समझ में आया सबको? गुड मॉर्निंग संतोष भाई, मैं बढ़िया हूं, तुम बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, कैसी चल रही है पढ़ाई? तो ये फैराडे के दोनों लॉ का सबमर्ज्ड वर्जन है। दिस इज योर फैराडेज लॉ। एन फैक्टर निकालना हो तो बाय डेफिनेशन निकाल सकते हो, एन फैक्टर निकालना हो तो बाय डेफिनेशन निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एन फैक्टर इज इक्वल टू एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जिसको भी एन फैक्टर के बारे में समझना हो, जिसको भी लगे सर एन फैक्टर थोड़ा सा और समझ में आ जाए तो मजा आ जाए, तो अगर तुम एन फैक्टर को और पढ़ना चाहते हो, इक्विवेलेंस को और पढ़ना चाहते हो, तो प्रारंभ के बैच में प्रारंभ 11th वाला बैच चलता है, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर चल रहा है, अभी चल ही रहा है। उसके लेक्चर नंबर 3 और आज लेक्चर नंबर 4 शाम को है। इन दोनों लेक्चर में तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर तुम्हें एन फैक्टर को डिटेल में पढ़ना है, पहले से नहीं आता है तो, पहले से नहीं आता है डिटेल में पढ़ना है तो एन फैक्टर को रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ सकते हो। ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से निकाल सकते हो। एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब जरा ध्यान से सुनो फैराडे लॉ कैसे इसमें फैराडे के दोनों लॉ घुसे हुए हैं, फिर इसका यूज करना सिखाऊंगा। अगर सब कुछ कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट, एन फैक्टर फॉर अ गिवन आयन कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, तो पहली बात हम ये बोल पा रहे हैं कि भाई, रुको इसको अच्छे से लिख लेते हैं, Q बाय एफ बराबर मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट मास। तो इसको लिख सकते हैं W बाय इक्विवेलेंट मास, W बाय इक्विवेलेंट मास। इसको लिख सकते हैं W बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू Q बाय एफ, या फिर W इज इक्वल टू लिख सकते हैं E बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय Q। E बाय एफ तो कांस्टेंट है, E बाय एफ तो कांस्टेंट है। तो पहला लॉ यही कहता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। दिस इज योर फैराडेज फर्स्ट लॉ, जो हमने उसी अपनी जनरल इक्वेशन से निकाला है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ देखो, किसी भी चीज का जो अमाउंट डिपॉजिट होगा किसी भी गिवन इलेक्ट्रोड पे, वो इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और यहां पे जो कांस्टेंट आया उसी कांस्टेंट को बोला गया Z। Z इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, Z is called as electrochemical equivalence। और अगर यहां से देखो तो Z इसकी जगह है, E by F की जगह। यहां से देखो तो Z E by F की जगह है। So Z is basically equal to equivalent mass divided by Faraday constant। तो फैराडे ने जब नियम दिया था तब इक्विवेलेंट मास ये सब नहीं पता था, फैराडे ने सिर्फ W इज इक्वल टू Z बाई Q, Z क्यों बता दी, Z को बाद में डिफाइन किया गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस विच इज इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। यहीं से दूसरा लॉ भी आएगा, अगर Q सेम है, Q सेम है तो कह सकते हैं W अपने इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, W अपने इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर अलग अलग जगह अलग अलग सॉल्यूशन में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो सब अपने इक्विवेलेंट मास के रेशियो में डिपॉजिट होंगे।
अगर अलग अलग सोल्यूशन में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो सब अपने इक्विवेलेंट मास के रेशियो में डिपॉजिट होंगे। वही फैराडे का सेकंड लॉ है, अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की गई अलग अलग सॉल्यूशंस में, अलग अलग सॉल्यूशन में, तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो में डिपॉजिट हो रहा है। यानी W1 by W2 इज इक्वल टू E1 by E2। तो फैराडे के क्वेश्चन फैराडे के इन दोनों नियमों की मदद से किए जाएंगे। इन्हीं दोनों नियम को हम अलग अलग नहीं पढ़ रहे, तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो अलग अलग भी याद रखें, जिनको बोर्ड एग्जाम देना है वो अलग अलग भी याद रखें। जिनको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, जिनको नीट का एग्जाम देना है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को थोड़ा सा अलग से याद रख लें कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या डिफाइन हुआ था, वरना सारे क्वेश्चन हम इसी की मदद से करेंगे। ये फैराडे के दोनों लॉ का मर्ज्ड वर्जन है। तुम समझ चुके हो कि इसको कैसे मॉडिफाई करोगे और कैसे मॉडिफाई करके इसकी मदद से तुम फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ को डिराइव कर सकते हो। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर हुआ? बस एक बात का ध्यान रखना, एन फैक्टर उसी का निकालना जिसके मोल की बात कर रहे हो। तुम्हें लगेगा सही तो बहुत बेसिक सी बात बोल रहे हो, लेकिन बच्चों को गलती करते हुए देखा है कई हजार बार। तो एन फैक्टर उसी का निकालना जिसके मोल की बात कर रहे हो। आयन की बात करो तो आयन का, अगर गैस की बात करो तो गैस का, सॉलिड की बात करो तो सॉलिड का, जिसकी बात कर रहे हो एन फैक्टर उसी का निकालना। दूसरी बात, दो तरह से यूज करेंगे, अगर क्यू दिया है तो सॉल्व करेंगे, क्यू सेम बोला है तो अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम कर देंगे। एन फैक्टर इनटू मोल सबके लिए इक्वल, इसी को हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, 2020 नीट 2020 का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, देखो हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, इस क्वेश्चन को समझो। 20 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड से ये काम होना है। इतना देख लो क्या किससे बन रहा है, कैल्शियम बन रहा है कैल्शियम आयन से। कैल्शियम क्लोराइड तो मैं Ca+2 तो देगा, कैथोड पे ये रिएक्शन होगी, कैटायन हमेशा कैथोड पे होगा। ये ध्यान रखना कि मुझे एन फैक्टर कैल्शियम मेटल का चाहिए, क्योंकि 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए, 20 ग्राम कैल्शियम आयन नहीं चाहिए। 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए। 90% टाइम ये ऑब्वियस होगा, नीट से तुम इसमें गलत नहीं करोगे, लेकिन जो 10% टाइम उसके लिए आदत बना लो कि हमेशा इस बात को देख लो कि भाई तुम किसका अमाउंट ले रहे हो। अब या तो एन फैक्टर का फॉर्मूला लगाओगे, कैल्शियम की एटॉमिसिटी 1, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज +202, या तो एन फैक्टर ऐसे निकालोगे फॉर्मूला लगा के। क्लियर? एन फैक्टर को फॉर्मूला लगा के निकालोगे, डाउट हो तो बताना। या फिर रिएक्शन को बैलेंस कर लो, इसके 1 मोल के लिए जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही एन फैक्टर है। 1 मोल के लिए जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही एन फैक्टर है। दोनों तो ऐसा आसानी से निकल आएगा। एन फैक्टर आ गया तो अपना फॉर्मूला एन फैक्टर इंटू मोल्स। मोल्स कितने हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास किसका है? कैल्शियम का। मोलर मास भी किसका है? कैल्शियम का। मास कैल्शियम क्लोराइड का होता, मोलर मास भी कैल्शियम क्लोराइड का होता। चार्ज निकालना है फैराडे के टर्म में तो Q/F, तो Q इज इक्वल टू आ गया 1 फैराडे। Q इज इक्वल टू आ गया 1 फैराडे। देखो कैलकुलेशन आसान रहेगी, सोल्यूशन आसान रहेगा। इन क्वेश्चन में जैसे गैल्वेनिक सेल ने बताया था ना, कहां कहां 4-5 जगह गलतियां होती हैं, इन क्वेश्चन में एक ही जगह गलती होती है, एन फैक्टर सही ना निकालने पे। एन फैक्टर की वैल्यू सही ना निकाल पाना ही गलत होता है, या फिर क्वेश्चन में जल्दबाजी कर देना, दो ही गलतियां होती हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2016 का क्वेश्चन देखो। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, हमेशा समझ लो आयन कौन कौन से मिलेंगे। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, इसको मैं चैलेंज प्रॉब्लम की तरह तुम्हें दे रहा हूं, सॉल्व करो, क्योंकि मुझे डाउट है यहां पे तुम लोग कुछ गलती कर सकते हो। तो जो बच्चे सॉल्व करें फटाफट इसको सॉल्व करो, तब तक मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, या पहले तुम ही लोग कर लो, पॉज कर लो और जल्दी से सॉल्व कर लो। जल्दी सॉल्व कर लो,
0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की करंट से कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। यानी चार्ज को तुम यहां पे I मल्टीप्लाइड बाय टी लिख सकते हो। चार्ज को बच्चों यहां पे I मल्टीप्लाइड बाय टी लिख सकते हो। हेलो श्रेया, हेलो हेलो हेलो। बस एक गलती हो सकती है यहां पे कि हम n फैक्टर किसका लेंगे। ऐसे केस के लिए समझा रहा हूं, देखो नीट का सवाल है और ऐसे ही केस के लिए समझा रहा हूं कि यहां पे n फैक्टर लेने में गलती हो सकती है। गलती ये हो सकती है कि तुम अगर इसका n फैक्टर लोगे तो एटॉमिसिटी 2, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 1 का, क्लोरीन गैस का n फैक्टर 2 आएगा और क्लोरीन आयन का लोगे तो एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय n चेंज 1 आएगा। दोनों का n फैक्टर अलग अलग आ रहा है, दोनों का n फैक्टर अलग अलग आ रहा है। और यहीं पे गलती होती है कि अगर हम ये ध्यान ना दें कि किसका n फैक्टर लेना है तो 55 की जगह 110, मल्टीपल में आंसर 110 आना है तो 55 आ जाएगा, 55 आना है 110 आ जाएगा। ऐसी गलती हो जाएगी, ऑप्शन इसीलिए डिजाइन भी ऐसे करते हैं। 0.1 मोल किसके हैं, क्लोरीन गैस की, तो n फैक्टर भी किसका लोगे, क्लोरीन गैस का लोगे, इसका नहीं लोगे, ये नहीं लोगे। किसका लोगे, क्लोरीन गैस का n फैक्टर लोगे, क्योंकि 0.1 मोल किसके हैं, क्लोरीन गैस के। तो जिसका अमाउंट है उसी के मोल लेंगे, उसी के n फैक्टर लेंगे। इसी n फैक्टर को तुम चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो और फिर निकाल लो। इसके 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो n फैक्टर हो गया 2। इसके 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएंगे, 1। तो n फैक्टर तुम हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूले से या फिर रिएक्शन को बैलेंस करके 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे रिएक्शन में, इस बात से निकाल सकते हो। अगर मान लो रिएक्शन को बैलेंस करके 2 मोल के लिए आ रहे हैं, 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए कितना आएंगे वैसे निकाल लो। तो n फैक्टर अगर अलग अलग है तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि तुम किसकी बात करो। श्रेया बेटा मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हो, क्लियर सबको, सबको क्लियर। अब जा देखो NaCl Cl सारी बात समझ में आ गई, तो अब बस फॉर्मूला लगाना है। n फैक्टर 2 मोल गिवन है 0.1, I इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 96500, तो टाइम आ जाएगा 2 इंटू 0.1 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू इतने तो आए सेकेंड। मिनट में चाहिए तो इसी को 60 से डिवाइड कर देना, मिनट में चाहिए तो इसी को 60 से डिवाइड करना। 0.160 वैसे भी कट गया, लगभग 700 सेकंड आएगा, लगभग 700 सेकंड आएगा, लगभग 110 मिनट आएगा। एक 110 मिनट आएगा। अब मुझसे मत पूछना मुझे कैसा पता इतनी जल्दी कि लगभग 700 सेकंड आएगा, लगभग 110 मिनट आएगा, वो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस है जो तुम्हें भी करनी होती है। बस ये ध्यान रखो कि टाइम सेकंड में आया क्योंकि SI यूनिट सेकंड है, आंसर मिनट में है, मिनट में बदलना है। मिनट में कैसे बदलोगे, 60 से डिवाइड करके, जो भी टाइम सेकंड में है उसको 60 से डिवाइड कर दो, फिर वो बन गया मिनट, फिर वो बन गया मिनट। क्या सबको क्लियर है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो फैराडे लॉ को यूज कैसे करना है, बहुत आसान है। फैराडे लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ प्रॉब्लम एक जगह आती है कि तुमने ये नहीं सीखा n फैक्टर किसका निकालना है और कैसे निकालना है। n फैक्टर निकालना सीख लिया तो फैराडे लॉ में गलतियां नहीं होंगी, फैराडे लॉ में गलतियां नहीं होंगी। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, और रिएक्शन तुम्हें दी जाएगी, अगर कोई अननोन चेंज है तो दिया जाएगा, वरना जीरो में बदल दो, वरना जीरो में बदल दो। न्यूमेरिकल के लिए थ्योरी की जरूरत नहीं है और थ्योरी के लिए न्यूमेरिकल की नहीं। अभी थ्योरी में समझोगे क्यों अंतर है। 0.1 मोल MnO4 2- को ऑक्सीडाइज किया, किसमें किया वो दे देंगे क्वेश्चन में। अगर वो कोई स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन चाहते हैं, स्पेसिफिक रिडक्शन चाहते हैं तो वो तुम्हें दे देंगे, वरना तुम हमेशा जीरो की तरफ जाओ। अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया है फैराडे लॉ में तो हमेशा जीरो की तरफ जाओ, कोई स्पेसिफिक चाहेंगे तो वो दे देंगे। तो MnO4 2- है, क्वेश्चन खुद कह रहा है किसमें बदला, MnO4- में। अब यहां पे n फैक्टर तुम बैलेंस करके भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लग सकती है।
इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वरना हम वही ऑक्सीडेशन नंबर से जाएंगे। किसका 0.1 मोल है भाई, किसका है 0.1 मोल, इसका। इस बात की आदत बनाओ, इसी बात की आदत बनाओ चेक करने की भाई किसका 0.1 मोल है। तो MnO4 2 माइनस का, तो एन फैक्टर भी MnO4 2 माइनस का कितना है। एटॉमिसिटी कितने एटम है Mn के, एक। एटॉमिसिटी मतलब Mn के कितने एटम है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी एक का, तो एन फैक्टर आ गया 1। बस एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय फैराडे। तो Q इज इक्वल टू आ गया 0.1 फैराडे, फैराडे डिवाइडेड बाय 10, 0.1 फैराडे। क्या आ गया आंसर, कितना आ गया, ऑप्शन संख्या, फैराडे की वैल्यू रख दो। नौ 9650 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। तो डायरेक्टली हमने क्या किया, हमने फैराडे की वैल्यू रख दी। और क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो बढ़िया से एक और, ये सेकंड वैरायटी की क्वेश्चन। अभी तक सीख लिया हमने एन फैक्टर, फैराडे, आई करंट सब निकाल सकते हैं, बस एन फैक्टर कैलकुलेशन ही है जहां गलती होती है। ये फैराडे के सेकंड लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन कहलाता है। अगेन हम हमेशा जनरल फॉर्म से ही जाएंगे। कितना सिल्वर डिस्प्लेस होगा उस इलेक्ट्रिसिटी से जो इतना ऑक्सीजन डिस्प्लेस करती है, जो इतना ऑक्सीजन डिस्प्लेस करती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भैया ये है कि इलेक्ट्रिसिटी सेम है। क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद करो तो कितना सिल्वर, कितना चांदी विस्थापित होगा, ज्यादा हिंदी में नहीं जाते हैं, कितना सिल्वर डिस्प्लेस होगा उस इलेक्ट्रिसिटी से जो इतने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करवा देती है। इतने ऑक्सीजन को जो डिस्प्लेस करवा देती, सेम इलेक्ट्रिसिटी, कितना सिल्वर। तो देखो दो रिएक्शंस हैं, सिल्वर हमेशा प्लस आयन ही बनाता है, एक ही आयन बनाता है, इसलिए सिल्वर के लिए नहीं दिया है। इसके लिए पूछा गया है O2 किससे बनेगा, O2 बनेगा OH माइनस से, इसके लिए दिया गया है, इसके लिए दिया गया है। क्या वॉल्यूम दी गई 5600 ml, 5.6 लीटर, लीटर में बदल सकते हैं, 5600 ml ये दी गई है। जरा एन फैक्टर निकाल लें पहले इन दोनों का। एटॉमिसिटी 1, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज भी 1 का है। एटॉमिसिटी O2 का एन फैक्टर निकालेंगे, OH माइनस का अलग है, O2 का अलग है, गैस में बहुत अंतर है। OH माइनस का अलग है, यस, इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्लेस नहीं करनी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिस्प्लेस करना है। OH माइनस का अलग होगा एन फैक्टर, O2 का अलग होगा। वॉल्यूम O2 की गिवन है तो एन फैक्टर O2 का आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 0। चेंज भी कितने का, 2 का, एटॉमिसिटी भी 2 की, एन फैक्टर 4। O2 का एन फैक्टर 4, सिल्वर का एन फैक्टर, ओके देखते हैं भैया, देखेंगे। सब समझ में आया सबको। बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जिसका अमाउंट है उसी का एन फैक्टर। अगर किसी को एन फैक्टर में डाउट है तो मैंने अभी बताया रेडॉक्स रिएक्शन वाला लेक्चर देख लेना। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी सेम है तो एन फैक्टर इंटू मोल भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये सेकंड तरीके के क्वेश्चन के लिए होता है, जहां पे हम बेसिकली अगर तुम एन फैक्टर इंटू मोल सेम कर रहे हो तो तुम बेसिकली फैराडे के सेकंड लॉ को यूज करो। ठीक है, देखते हैं आइए, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारे अंदर पढ़ के, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आना बहुत अच्छी बात है। 1 मोल को क्या लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास। एन फैक्टर कितना है, 4। यही फायदा है मोल यूज करने का, एनसीईआरटी में मास की जगह मोल यूज करने का, क्योंकि मोल को मैं सीधे वॉल्यूम लिख सकता हूं, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अगर मैं इसको ml में लिख रहा हूं तो 22.4 को भी ml में ही लिखना होगा, 22.4 को भी ml में ही लिखना होगा। सब कट कुटा के 1 आ जाएगा, हमारे पुष्पा भाव ने बोला है। तो मास आ गया 108 ग्राम। वेरी गुड, 2 बच्चों ने सही आंसर बताया, श्रेया ने और फैन क्लब ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर सबको। मेन काम क्या है, एन फैक्टर सही से निकाल लेना। एन फैक्टर सही से निकाल लेना, आंसर सही आ जाएगा। एन फैक्टर सही निकालोगे आंसर सही आ जाएगा। ये तो अब तुम कर लोगे।
एक और अच्छा सा क्वेश्चन दिखाते हैं। चलो इसको करते हैं, फिर अगला इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट समझते हैं। अब फैराडे लॉ के सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे, इतना मुझे यकीन है तुम पे। 5 एम्पियर की करंट है पास, जिंक सल्फेट से की गई 40 मिनट, अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड पे जिंक कितना डिपॉजिट होगा? कैथोड पे जिंक कितना डिपॉजिट होगा? कैटायन जब भी डिपॉजिट होगा कैथोड पे ही होगा, कैटायन जब भी डिपॉजिट होगा कैथोड पे ही होगा। तो अमाउंट निकालना है, एन फैक्टर देखा है, एन फैक्टर 2 हो गया। अमाउंट हो जाएगा मास बाय मोलर मास, जिंक का मोलर मास 65, और अमाउंट कितना है 5 एम्पियर, करंट कितनी है 40, 5 एम्पियर 40 सेकंड के लिए, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 40 इंटू 60, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। इसका भी डी पक्का? चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं, कह रहे हो तो मान लेते हैं कि इसका भी डी है। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने अप्रॉक्स दिमाग में भी सॉल्व नहीं किया, एक बार चेक जरूर कर लेना। डी बोला जा रहा है, डी बोला जा रहा है। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक बच्चों क्या सोचा हमने कि डिपॉजिट होगा, आयन बनेगा, ये सारी बातें सोची। अब थोड़ी सी बात को समझते हैं कि रियल एनवायरनमेंट क्या है। रियल सिचुएशन क्या है कि यहां पे कंपटीशन भी तो हो सकता है। दो केस लेता हूं, अगर मैं NaCl मॉल्टन की बात करूं तो मॉल्टन NaCl में दो ही आयन है, Na+ और Cl-। लेकिन अगर मैं बात करूं NaCl को, मैंने एक्वस, ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट एक्वस होते हैं अपन, NaCl एक्वस की बात करूं, NaCl एक्वस की बात करूं तो ये हमें देगा Na+ एक्वस, Cl- एक्वस, लेकिन यहां पे पानी के भी आयन होंगे H+ और OH-। पानी के भी आयन होंगे H+ और OH-। बगल में मैं तुम्हारी मदद के लिए थोड़ी सी सीरीज लिख देता हूं। ये तुम्हें पता ही है, नीचे ऑक्सीडेशन नहीं, नीचे रिडक्शन आसान होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है, और ऊपर ऑक्सीडेशन आसान होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अगला एप्लीकेशन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है डिपोजिशन या फैराडे लॉ से। जरा समझो, यहां पे ये अकेला कैटायन कैथोड पे जाएगा, आसानी से याद रख सकते हो, कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है। ये अकेला एनायन एनोड पे जाएगा, इसके आसपास कोई कंपटीशन नहीं। ये ऐसा है कि भाई MBBS की एक सीट है और तुम पूरे भारत में तुम अकेले हो जो नीट का एग्जाम दे रहा है, तुम अकेले हो, तुम्हारे 2 नंबर भी आए तो भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे, है ना? तो ये वैसा है कि कोई कंपटीशन नहीं है। Na+Cl- अपनी अपनी जगह गए, एक MBBS से डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर करके इंजीनियर बन गया, दोनों अपना डिपॉजिट हो गए। कंपटीशन तो यहां पे है भाई, यहां पे कैथोड पे 2 आयन पहुंचेंगे, कैथोड पे 2 आयन पहुंचेंगे, Na+ और H+। एनोड पे भी 2 आयन पहुंचेंगे, Cl- और OH-। तो जरा सोचा जाए अगर, तो अब इन दोनों में कंपटीशन होगा कि भाई पहले मैं रिड्यूस होऊंगा, पहले मैं रिड्यूस होऊंगा, पहले मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, इस टाइप का कंपटीशन होगा। तो रियल सिचुएशन में कभी कभी पूछते हैं कि अगर हम NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये मतलब है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि तुम्हें कंपटीशन में सोच के बताना है कौन जीतेगा, किसने ज्यादा मेहनत की। तो देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अगर हम बात करें रिडक्शन की, कैथोड क्या करवाना चाहता है? रिडक्शन। तो Na और H+ के बीच में कंपटीशन है रिडक्शन करने के लिए, और एनोड पे कंपटीशन क्या है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे कंपटीशन क्या है? ऑक्सीडेशन।
तो रिडक्शन तो नीचे आसान हो रहा है, रिडक्शन नीचे आसान हो रहा है। नीचे आसान होने का मतलब जो कैटायन नीचे होगा वो ज्यादा इजीली रिड्यूस होगा, तो कंपटीशन जीतेगा नहीं जीतेगा। तो ये गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन है कि नीचे की तरफ जाने पे कैटायन डिपोजिशन आसान होता है। समझो इस बात को, कैटायन को रिड्यूस होना है, कैटायन को रिड्यूस होना है, और रिडक्शन नीचे वाले का आसान होता है। तो जो नीचे होगा वो आसान होगा, और जो आसान होगा वो जल्दी होगा। तो अगर कंपटीशन हो रहा है तो हमेशा ये देखा जाता है कि कैटायन में जो नीचे कैटायन है वो जीतेगा। अब उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं याद रखनी है, उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं याद रखनी है। क्योंकि ज्यादातर मेटल जो रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन से पीछे आते हैं, गिने चुने मेटल ही हाइड्रोजन से आगे आते हैं। तो इसलिए तुम्हें पूरी सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, पूरी सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे सीधे बोल सकते हो ज्यादातर मेटल बाद में डिपॉजिट होंगे, हाइड्रोजन पहले होगा। 3 मेटल को याद रख लो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये 3 मेटल हैं जो हाइड्रोजन से पहले डिपॉजिट होंगे। पता कैसे किया हमने? पता इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही एप्लीकेशन है। तो अगर Na और H+ में कंपटीशन है तो जो नीचे है उसका रिडक्शन आसान है, वो पहले डिपॉजिट होगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हाइड्रोजन गैस मिलेगी। प्रोडक्ट देखा बदल गया, प्रोडक्ट बदल गया। NaCl मॉल्टन था तो सोडियम मेटल मिला, NaCl एक्वस है तो सोडियम हाइड्रोजन गैस मिली। तो न्यूमेरिकल में तुम्हें हमेशा दिया जाएगा कि भाई प्रोडक्ट ये है, तुम्हें क्वेश्चन खुद बता देगा। न्यूमेरिकल में तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं, बट क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली पूछे तब सोचना है, तब सोचना है, ठीक है। ऐसे ही एनोड पे देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऊपर जाने पे आसान होगा, तो एनायन डिपोजिशन, एनायन डिपोजिशन ऊपर जाने पे आसान हो जाएगा। एनायन डिपोजिशन ऊपर जाने पर आसान हो जाएगा, तो उसके लिए भी तुम्हें ध्यान रखना है, याद रखना है कि जो एनायन डिपोजिशन का ऑर्डर है, जो कॉमन मिलेंगे तुम्हें बार बार, सल्फेट ज्यादा इजीली डिपॉजिट होगा NO3- से, OH- से और Cl2 से। तो जब हमने NaCl एक्वस लिया, कंपटीशन Cl और OH के बीच का है, तो इन दोनों में कौन जीतेगा? इन दोनों में जीता Cl2, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। तो ये तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को समझना है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को समझना है। जैसे देखो, NaCl मॉल्टन था तो कोई कंपटीशन नहीं Na और Cl, बट एक्वस में एनोड पे कंपटीशन कर रहा है Cl और OH आयन, कैथोड पे कंपटीशन कर रहा है Na और H+, इसमें जीता H+, इसमें जीता क्लोरीन। तो कभी एनोड के प्रोडक्ट बदलेंगे, कभी कैथोड के प्रोडक्ट बदलेंगे, कभी एनोड के बदलेंगे और कभी कैथोड के बदलेंगे। एक बार इस टेबल को अच्छे से चेक करके आओ, इस टेबल पे एनालाइज करो, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार तुम एनालाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास में इस टेबल को समझाएंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के अगले पार्ट यानी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को समझा जाएगा, थोड़ा बहुत फैराडे लॉ पे बात की जाएगी। और जैसा कि अभी हमें सुनने में आ रहा है कि NTA का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है बच्चों, NTA का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने भी इस साल नीट एग्जाम दिया है, होपफुली उनका रिजल्ट कल तक आ जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। सूत्रों के मुकाबले, सूत्रों के माने ऐसी खबर मिली है, तो सूत्रों के हवाले हमें ऐसी खबर मिली है कि कल शायद नीट का रिजल्ट आ सकता है। तो मेरी तरफ से सारे बच्चों को बहुत ज्यादा ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है, तुम्हारा रिजल्ट सिलेक्शन वाला है, तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाए और बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर आए।
इन्फिनिटी लर्न में श्री चैतन्य में हमें शायद जेई में भी इस बार 360 आउट ऑफ 360 आए थे, 300 आउट ऑफ 300 जेई मेंस में, और नीट में भी 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं। तो इन्फिनिटी लर्न और श्री चैतन्य के बच्चों ने धमाल तो मचाया ही है। उम्मीद करता हूं आप सबका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया हो। मिलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले सेशन में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट की तैयारी के लिए, तो इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।